फ्रेंड्स, दिस इज विशाली एंड वेलकम टू स्टडी विद कोच। देखिए, आरआरबी की एक सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है जनरल अवेयरनेस की। अगर आपने उसके पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज हम उसका पार्ट 11 यानी कि पार्ट 11 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नेपा नगर निम्न में से किससे संबंधित है? पेपर मिल, वस्त्र मिल, सीमेंट मिल या फिर चीनी मिल। देखिए, जो नेपा नगर है वो संबंधित है पेपर मिल से। बात करते हैं नेपा नगर है कहाँ पर। देखिए, जो नेपा नगर है वो है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में अवस्थित है नेपा नगर। नेपा नगर जो है एक इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक नगर है जहाँ पर पेपर मिल है, यानी कि जो अखबारी कागज होते हैं या पेपर मिल होती हैं वो है वहाँ पर नेपा नगर में। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युआन कहाँ की मुद्रा है? देखिए, पूछा है कि जो युआन है वो कहाँ की करेंसी है? चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर जापान। युआन जो है वो चीन की करेंसी है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियाई रुपया इंडोनेशिया की करेंसी है। थाईलैंड की क्या है? थाई बाहट ये यहाँ की करेंसी है। जापान की करेंसी की बात करें तो क्या है जापान की करेंसी? येन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, जो बेलाडीला है वो किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट, लोहो, तांबा या फिर कोयला। देखिए, जो बेलाडीला की खाने हैं ये प्रसिद्ध हैं लोहो अयस्क के लिए। कहाँ पर है बेलाडीला की खाने? ये हैं छत्तीसगढ़ में। और ये जो है एक पर्वत श्रृंखला है जिसका जो आकृति है वो बैल के कुबड़ की तरह है। इसीलिए इसे नाम दिया गया है बेलाडीला, यानी कि बैल के कुबड़ की तरह। उसकी आकृति कुछ ऐसी है जो अपने लोहो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? अटल बिहारी वाजपेयी, मेधा पाटेकर, ममता बनर्जी या सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है उससे जुड़ी हैं मेधा पाटेकर। कहाँ की हैं ये हैं मुंबई की। मुंबई कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में आता है। अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात की जाए तो कब शुरू हुआ नर्मदा बचाओ आंदोलन? 1985 में हुआ ये शुरू। और नर्मदा जो नदी है मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है उस पर एक बांध बनाए जाने की सरदार सरोवर नाम था उसका, सरदार सरोवर। जब ये बांध बन रहा था तब उसके खिलाफ मेधा पाटेकर ने जो है आंदोलन किया था। अगर बात की जाए सुंदरलाल बहुगुणा की तो ये किससे संबंधित है? ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, चिपको आंदोलन से। लेकिन अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात की जाए तो मेधा पाटेकर उससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, संसार में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यानी कि हाईएस्ट डैम पूछा है तो कौन सा है? इनगुरी रूस, रोगवस्की तजाकिस्तान, भाखड़ा भारत, नोट्रे डेम फ्रांस। देखिए, जो संसार में सबसे ऊंचा बांध है वो है तजाकिस्तान में। क्या नाम है उसका? रोगवस्की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीन, लियो, मेष क्या है ये? ग्रह, उपग्रह, तारे या राशियां। प्लैनेट या फिर सैटेलाइट या मून कह लीजिए, स्टार या फिर राशियां। तो मीन, लियो, मेष क्या है ये तीनों हैं राशियां। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सेशन कब होती है? तो राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर,
संसद सत्र शुरू होने पर या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है वो जब होती है जब संसद सत्र शुरू होता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी जो अध्यक्षता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगर बात की जाए कि जो भारतीय संसद है वो किस किस से मिलकर बनी है, तो उसमें 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा पार्ट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में है अहमदाबाद। हमें बताना है कि अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप यानी कि आइलैंड है। लक्षद्वीप, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीप। देखिए गोवा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये आइलैंड नहीं है, ये एक स्टेट है। तो अहमदाबाद के पास सबसे है दमन एवं द्वीप। इनकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है द्वीप। द्वीप इसकी जो है राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? ऊंची कूद से, लंबी कूद से, निशानेबाजी से या फिर घुड़सवारी से। देखिए जो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं वो लंबी कूद से संबंधित है। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो पहली महिला है जिन्होंने भारत को इंटरनेशनल एथलेटिक्स में जो है पदक यानी कि मेडल दिलवाया था। कहाँ पर हुई थी वो प्रतियोगिता? तो वो हुई थी 2003 में पेरिस में हुई थी। पेरिस में। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। फ्रांस में प्रतियोगिता हुई कौन सी? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें इन्होंने जो है वो लंबी कूद में पदक मेडल जीता था और ऐसा करने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाता है मतदान के 1 दिन पूर्व, मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व, मतदान प्रारंभ होने के 36 घंटे पूर्व या फिर मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व। देखिए जो चुनाव क्षेत्र होते हैं उसमें प्रचार अभियान बंद हो जाता है मतदान प्रारंभ होने के 36 घंटे पहले, यानी कि जब वोट डलनी होती है उससे 36 घंटे पहले वहां पर आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता लग जाती है और वहां पर जो प्रचार अभियान है वो बंद हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नागकेरम। नागकेरम किसका अहम नृत्य है? खासिया, गारो, जैंतिया या फिर नागा। देखिए जो नागकेरम नृत्य यानी कि डांस है वो खासिया जनजाति का एक इम्पोर्टेंट यानी कि फेमस नृत्य है और ये कहाँ पर पाई जाती है जनजाति? मेघालय में। मेघालय में पाई जाती है ये। और गारो, खसिया और जैंतिया इन तीनों के नाम से पहाड़ी भी हैं। पहाड़ी भी है और जनजाति भी हैं और ये मेघालय में ही पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ भी और जनजातियाँ भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाट्य शास्त्र जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य की मुख्य पुस्तक है ने लिखा है। तो हमें बताना है कि किसने नाट्य शास्त्र लिखा है? भरत मुनि, पाणिनि, नारद मुनि या फिर भर्तृहरि। देखिए जो नाट्य शास्त्र है वो लिखा है किसने? भरत मुनि ने। और जो नाट्य शास्त्र है वो हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय यानी कि जो इंडियन और क्लासिकल डांस है उसकी एक मुख्य पुस्तक है और ये लिखी किसने है? भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर टैगोर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? देवदास, गीतांजलि, साहिब बीबी और गुलाम, गोदान। देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है वो लिखी है गीतांजलि और गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन्हें। नोबेल पुरस्कार किस ईयर में दिया था? तो इन्हें दिया गया था 1913 में और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने हमारा
राष्ट्रगान लिखा है, राष्ट्रगान लिखा है। क्या नाम है हमारे राष्ट्रगान का? जन गण मन। और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा उन्होंने, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर देवदास की बात की जाए तो देवदास जो बुक है वो किसने लिखी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और जो गोदान है वो लिखी है प्रेमचंद ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था? देखिए जो अभिज्ञान शाकुंतलम बुक है वो किसने लिखी? चरक, हरिसेन, बाणभट्ट या फिर कालिदास। देखिए जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये लिखी कालिदास ने। कालिदास एक जो है हिंदी के प्रमुख कवि या साहित्यकार रहे हैं और ये गुप्त वंश के राजा थे। चंद्रगुप्त सेकंड। उनके जो नवरत्न थे, उनके जो दरबार में नवरत्न थे उनमें से एक थे ये कालिदास। अगर इनकी फेमस मतलब जो रचना है उसकी बात की जाए तो इनकी जो फेमस रचना है वो है मेघदूतम। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात स्थितियों का उल्लेख है? 1, 2, 3 या फिर 4? देखिए भारतीय संविधान में तीन प्रकार की जो आपात स्थितियां हैं, इमरजेंसी हैं, उनका उल्लेख किया गया है। अगर बात की जाए कि जो आपात स्थितियां हैं वो भारत के संविधान में किस भाग में उल्लेखित हैं? तो भाग 18 में उल्लिखित हैं। भाग 18 में। अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो 352 से अनुच्छेद 360 तक जो है वो आपात स्थितियों के प्रावधान दिए गए हैं। जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह से यानी कि उसके परामर्श से, मंत्रिपरिषद यानी कि कैबिनेट के जो परामर्श से 3 प्रकार की जो आपात स्थितियां हैं वो लगा सकता है। कौन कौन सी आपात स्थितियां हैं वो? अनुच्छेद 352 में कहा गया है राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 356 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 में क्या कहा गया है? 360 में वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर राष्ट्रीय आपात की बात की जाए तो राष्ट्रीय आपात कब लगता है? या तो युद्ध हो जाए या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब राष्ट्रीय आपात लगा देते हैं। अनुच्छेद 356 में जो राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है वो लगाया जाता है एक पर्टिकुलर, जब किसी राज्य में जो है वो प्रशासन तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि जो प्रशासन है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा होता, तो राज्यपाल के अनुमोदन पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो वित्तीय आपात है, यानी कि जब वित्तीय या फाइनेंशियल कंडीशन देश की सही नहीं होती तब वित्तीय आपात लगा दिया जाता है। एक बार भी वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का तात्पर्य क्या है? ईश्वर से परे कुछ भी, मृत्यु के उपरांत आत्मा, प्रबुद्ध या मोक्ष का अंतिम पद। देखिए जो बुद्ध का तात्पर्य है वो है प्रबुद्ध। अगर बुद्ध की बात की जाए तो गौतम बुद्ध ने किसकी स्थापना की थी? बौद्ध वंश की, बौद्ध वंश नहीं था, सॉरी, बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने। इन्हें क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड मेयो, आचार्य विनोबा भावे, लॉर्ड रिपन या फिर महात्मा गांधी। देखिए भारत में जो स्थानीय स्वशासन के जनक हैं वो हैं लॉर्ड रिपन। कब आए थे ये आए थे जब लॉर्ड लिटन के बाद आए थे। किस ईयर में? 1880 में।
लॉर्ड लिटन के बाद 1880 में आए लॉर्ड रिपन। इन्हें ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। देखिए 1881 में इन्होंने वर्नाकुलर एक्ट था, इसको समाप्त किया। 1882 में इन्होंने जो नियमित जनगणना वो चालू की। उसके बाद से यानी कि 1882 के बाद से प्रति 10 वर्ष जो है जनगणना की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई। 5 ईयर प्लान्स की जो संकल्पना है वो प्रस्तुत की गई लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा या फिर लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। देखिए जो भारत में 5 ईयर प्लान्स की जो संकल्पना दी गई यानी कि कंसेप्ट दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी कब लागू की गई? 1951 में की गई थी ये, 1951 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मौलिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। तो किस अधिकार की बात की जा रही है? चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब वो एक लीगल राइट है यानी कि कानूनी अधिकार है। जब मूल संविधान में क्या था? जो संपत्ति का अधिकार था वो फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड था, यानी कि पहले 7 जो है फंडामेंटल राइट्स होते थे, लेकिन 1978 में क्या किया गया? 44वां संशोधन लाया गया। 44वां संविधान संशोधन लाया गया और इस संशोधन के द्वारा यानी कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकारों से निकालकर यानी कि फंडामेंटल राइट से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अनुच्छेद 300 के तहत जो है अब जो संपत्ति का अधिकार है वो केवल एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 3 महीने तक या फिर 6 महीने तक। देखिए अगर एक्सीडेंटली राष्ट्रपति के मतलब कार्यकाल के दौरान जो है राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर वो बीमार पड़ जाए तो जो उपराष्ट्रपति है वो उनका पद ले सकता है। कितने अधिकतम समय यानी कि मैक्सिमम कितने समय तक ले सकता है? 6 माह तक। 6 माह तक ले सकता है और 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति के चुनाव करवाना अनिवार्य है यानी कि कंपलसरी है। बाय चांस अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं उपलब्ध है, मान लीजिए वो किसी दौरे पर गए हैं या कोई भी कारण हो सकता है, तो जो राष्ट्रपति के पद पर कौन आ सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निशात बाग बनवाया था, किसने बनवाया था? बाबर ने, जहांगीर ने, शेर शाह सूरी ने या फिर शाहजहां ने? देखिए जो निशात बाग था वो बनवाया था जहांगीर ने। कहाँ पर है निशात बाग? ये है जो डल झील है उसके निकट है ये निशात बाग। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा, भारत में दूसरा सबसे बड़ा बाग है, दूसरा सबसे बड़ा बाग है और इसे बनवाया था जहांगीर ने। और अगर बात की जाए कि श्रीनगर से कितनी दूर है, तो श्रीनगर से ये है 11 किलोमीटर दूर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है? हमें बताना है कि जो दक्षिण गंगोत्री है वो कहाँ पर स्थित है। अंटार्कटिका, सुंदरवन डेल्टा, कावेरी बेसिन या फिर श्रीलंका?
देखिए जो दक्षिण गंगोत्री है वो अंटार्कटिका में स्थित है। आइए थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। दक्षिण गंगोत्री की जो ये एक अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहां पर एक रिसर्च बेस स्टेशन था, अब नहीं है ये। इसकी स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1984 को की गई थी। तब प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री तब थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी तब प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी जी ने 26 जनवरी 1984 को अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री जो रिसर्च बेस स्टेशन है उसकी स्थापना की थी। और ये अब बंद हो गया है, अब ये जो है रिसर्च का कार्य नहीं करता है, अब ये सप्लाई बेस का काम करता है, सप्लाई बेस का काम करता है। लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप पर ये पहला, भारत का पहला जो है रिसर्च सेंटर था। लेकिन अब जो इसके बाद 2 और स्टेशन जो है स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से? एक तो है मैत्री, दूसरा भारती। ये दोनों जो हैं ये कार्यशील हैं, यानी ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो दक्षिण गंगोत्री है ये अब रिसर्च सेंटर नहीं है, सप्लाई बेस का काम करता है। अगर आर्कटिक की बात की जाए, आर्कटिक पर भारत का स्टेशन कौन सा है? रिसर्च स्टेशन हिमाद्री। ये भारत का जो है रिसर्च स्टेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक द गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। अब्राहम लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट, जॉन एफ कैनेडी, जॉर्ज वाशिंगटन। देखिए जो द गेटिसबर्ग एड्रेस है वो दिया था अब्राहम लिंकन ने। जब अमेरिका में सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध चल रहा था उसके बाद, मतलब उसके 4-4.5 महीने बाद ये जो है एड्रेस दिया गया था, द गेटिसबर्ग एड्रेस। अब्राहम लिंकन ने एक भाषण दिया था, 2 मिनट का ये भाषण था। और कहाँ पर दिया गया था? ये गेटिसबर्ग, ये जगह का नाम है गेटिसबर्ग, वहां पर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण करने में समान दिन लगता है? मंगल, शुक्र, बुध या फिर बृहस्पति। देखिए जो शुक्र ग्रह है उसको घूर्णन यानी कि रोटेशन और परिक्रमण यानी कि रिवॉल्वेशन करने में एक समान दिन लगता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वो घनत्व, आकार और व्यास इन तीनों में पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? देखिए जो आयुर्वेद का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर असम। जो कामरूप है वो किसका नाम है, किसका प्राचीन नाम है? असम का प्राचीन नाम है। असम का प्राचीन नाम है कामरूप। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। और अगर इसके चीफ मिनिस्टर जो वर्तमान में इसके जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? बक्सर, हर्ट, काबुल, झेलम। देखिए जो सिकंदर द्वारा पोरस की हार थी यानी कि पराजय थी वो झेलम युद्ध में हुई थी। इसको जो झेलम युद्ध था कई और नामों से जाना जाता है। कौन से नाम है वो? वितस्ता युद्ध। दूसरा क्या नाम है? हाइडे स्पीज युद्ध। तो इन नामों से भी झेलम युद्ध को जाना जाता है। इसमें क्या था? जो सिकंदर ने पोरस राजा थे पंजाब के,
इनके साथ युद्ध किया, लेकिन इसमें जो है पोरस की हार हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर दशरथ? देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अपनी राजगद्दी यानी कि जो राजपाट था उसको परित्याग करके ये चले गए थे कहाँ पर? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में वहाँ चले गए थे। वहाँ इन्होंने जैन तापसिक यानी कि जो जैन धर्म के आचार्य होते हैं, जैन धर्म के लोग होते हैं, उनके जैसे इन्होंने मतलब रहन सहन किया और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे ये, संस्थापक। अगर इनके उत्तराधिकारी की बात की जाए तो इनका उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तरांचल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? देखिए जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। ये किसको जोड़ता है? सिक्किम और तिब्बत को। तिब्बत को ये जोड़ता है। और ये 1962 में जब चीन भारत का युद्ध हुआ था, भारत युद्ध हुआ था, तब ये बंद कर दिया गया था। लेकिन 2006 में इसे पुनः खोला गया। और ये जोड़ता है सिक्किम और तिब्बत को। तिब्बत में एक घाटी है, चुम्बी घाटी, ठीक है, उसका रास्ता भी इसी से होकर जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत आत्मनिर्भर नहीं है? लौह अयस्क, मैग्नीज, माइका या फिर तांबा? देखिए जो भारत है वो तांबे खनिज के लिए, तांबे के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। इसके लिए इसको आयात करना पड़ता है, ठीक है। अगर बात की जाए कि जो भारत में तांबे का उत्पादन होता है उसके लिए सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सी है? तो वो राजस्थान में है। क्या नाम है उसका? खेतड़ी नाम है। वहाँ पर तांबे की खानें हैं। तो इस प्रकार से जो है भारत आत्मनिर्भर नहीं है तांबे में, जबकि लौह अयस्क, मैग्नीज और माइका में भारत जो है वो आत्मनिर्भर है। फिल्म से संबंधित किस व्यक्ति ने भारत रत्न पुरस्कार जीता है? वी शांताराम, राज कपूर, सत्यजीत रे, दादा साहब फाल्के? देखिए सत्यजीत रे ने भारत रत्न पुरस्कार जीता। किस ईयर में जीता? तो ये 1992 में जीता। सत्यजीत रे जो थे वो किससे संबंधित थे? तो ये फिल्म डायरेक्टर थे और इन्होंने 1992 में भारत रत्न पुरस्कार जीता था। दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर शेर शाह सूरी ने? देखिए जो दीवान ए खैरात नाम के अलग विभाग की जो स्थापना की थी वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए खैरात जो था ये एक दान विभाग था और इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण भी कराया था और इन्होंने जो फिरोज शाह तुगलक थे इसने कई सारे जन कल्याणकारी कार्य किए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1962 में स्थापित डॉक्टर बी.सी. रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? देखिए जो डॉक्टर बी.सी. रॉय पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा, पत्रकारिता, खेल या फिर विधि? जो डॉक्टर बी.सी. राय पुरस्कार है वो दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में। कब इस पुरस्कार की स्थापना हुई?
1962 में। किसकी स्मृति में हुई? तो इनका नाम था डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, यानी कि BC रॉय की स्मृति में इस पुरस्कार की जो है वो स्थापना की गई। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है? राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर, यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर 1 जुलाई को जो है ये पुरस्कार दिया जाता है नई दिल्ली में। कौन सा? डॉक्टर BC राय पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्य या फिर अरावली? देखिए, जो भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का सबसे पुराना जो पर्वत है वो है अरावली। अरावली एक पर्वत श्रृंखला है। किन किन राज्यों में फैली है ये? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और किस राज्य में? गुजरात में। इन 4 राज्यों में जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अगर इसके पर्वत शिखर की बात की जाए, यानी कि जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो क्या है? गुरु शिखर जो है इसकी अरावली पर्वत श्रृंखला की हाईएस्ट पीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक फसल के तौर पर माना जाता है? यानी कि जो कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं उनके तौर पर माना जाता है। कॉफ़ी, चाय, रबर या फिर उपयुक्त सभी? देखिए, जो कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं उनका जो उपजाऊपन है, यानी कि जो उनको उपजाया जाता है वो किस लिए उपजाया जाता है? कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए। तो कॉफ़ी, चाय, रबर, ये तीनों जो हैं ये व्यावसायिक यानी कि वाणिज्यिक फसल हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।